अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और हमला जरूर करेगा। इस बात के इशारे अमेरिका की तरफ से आने भी लगे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैनिकों को मिडिल ईस्ट से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। यानी ईरान पर हमला करने के बाद जब ईरान पलटवार करेगा, तब उसके निशाने पर अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने होंगे। इसलिए अपने फौजियों से मिलिट्री बेस खाली करवा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खतरा बढ़ता देख बिन्यामिन नेतन्याहू का जहाज प्रवास कर चुका है, यानी किसी दूसरे मुल्क की तरफ घूम चुका है। नेतन्याहू का जहाज दूसरे मुल्क के लिए उड़ान भरता है, तो क्या इसका मतलब यही निकाला जाए कि बिन्यामिन नेतन्याहू इजराइल छोड़कर भाग गया? वहीं ईरान के साथ बवाल बढ़ता देख सऊदी अरब ने भी अमेरिका से साफ साफ कह दिया है कि ईरान पर हमला करने के लिए हम अपने आसमान और जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वहीं दूसरी तरफ स्टारलिंक यानी एलॉन मस्क की इंटरनेट कंपनी ने अपना इंटरनेट ईरान के प्रदर्शनकारियों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू होने से पहले ही बिन्यामिन नेतन्याहू का प्लेन दूसरे देश की तरफ क्यों भाग गया? ये तो वही बात हुई ना कि तूफान के आने से पहले परिंदे अपना घोंसला छोड़कर दूसरे इलाके में जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। या फिर अमेरिका ने ही इशारा कर दिया है अपने लल्ला को कि हमारे हमले से पहले ही तुम इजराइल छोड़कर कहीं और निकल जाओ, वरना ईरान तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा। पर ऐसा नहीं है जनाब। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका ने कतर के अल उदीद एयरबेस से अपने सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया है। यहां तकरीबन 10,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी तैनात हैं। लेकिन उसने सिर्फ कुछ ही फौजियों को मिलिट्री बेस छोड़ने के लिए कहा है, ना कि पूरी मिलिट्री बेस को ही खाली करने के लिए कहा है। लेकिन जैसे ही कतर के मिलिट्री बेस से अमेरिकी फौजियों को हटाने की जानकारी मीडिया में सामने आई, वैसे ही अटकलबाजी तेज हो गई कि कहीं मिडिल ईस्ट के आसमानों में अमेरिका के फाइटर जेट शोर तो नहीं मचाने वाले, या फिर जल्द शोर सुनाई देगा। शायद ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका का फाइटर जेट आने वाला हो। पर इजरायली मीडिया तो कुछ और ही बात बता रही है। इजरायली मीडिया खुद ही बता रही है कि नेतन्याहू का प्लेन विंग ऑफ जियोन उड़ा तो है, इजराइल से बाहर भी गया, भूमध्य सागर की ओर जाने की जानकारी भी इजरायली मीडिया दे रही है, पर इसे रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज बता रही है, न कि नेतन्याहू इजराइल छोड़कर फुर्र हो गए। इसी तरह का एक्सरसाइज जून 2025 में भी ईरान के हमलों से पहले देखा गया। इसके साथ ही अप्रैल 2024 में भी ईरान के हमले से पहले ऐसा ही एक्सरसाइज हुआ था। नेतन्याहू का जहाज इसी तरह का एक्सरसाइज कर चुका है। 14 जनवरी को यह जहाज ग्रीस जाता है और फिर लौटकर वापस आ जाता है। इजरायली मीडिया ने बताया है कि ये एडवांस शेड्यूल ट्रेनिंग फ्लाइट थी, एनुअल मेंटेनेंस का यह हिस्सा था, उसका प्रवास करना, जाना, फिर घूम फिर कर लौट आना। सोशल मीडिया पर यही ढोल पीटा जा रहा है कि अमेरिका अपने फौजियों को कतर से इसलिए निकाल रहा है क्योंकि जंग होने वाली है। लेकिन यहां तो बात यह भी है कि अमेरिका कुछ फौजियों को निकाल रहा है। नेतन्याहू भी इजराइल छोड़ रहा है या नहीं, इस बात की जानकारी कंफर्म नहीं है, लेकिन मीडिया में यह शोर मचाया जा रहा है। खैर, हो सकता है कि नेतन्याहू सच में भाग गया हो, पर इजराइल में तो उसका ट्रायल चल रहा है, उसकी गवाहियां हो रही हैं, विदेशी उससे मिलने के लिए भी आ रहे हैं। उसने खुद के लिए जेरूसलम की पहाड़ियों में खुफिया बंकर पहले से ही बना रखा है, तो फिर उसे भागने की जरूरत क्या है? लेकिन जंग सोशल मीडिया पर नहीं लड़ी जाती, ये जिंदगी और मौत से जुड़ा मसला है। लेकिन जंग ही अमेरिका का असल धंधा भी है। वो तो चाहता ही है कि पूरी दुनिया में हर वक्त जंग चलती रहे, ताकि उसके हथियारों का धंधा चलता रहे, उसके कारखाने चलते रहे, उसके हथियारों के कारोबार बंद ना हो। इसलिए अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए बेताब नजर आ रहा है। जैसे उसने इराक पर हमला किया, लीबिया पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, वियतनाम पर हमला किया, जैसे उसने अफगानिस्तान पर हमला किया। हर मुल्क पर हमला करने के लिए अमेरिका के पास कोई ना कोई वजह जरूर होती है। उसे हमला करने के लिए बस एक बहाने की तलाश होती है, और वही बहाना अब ईरान के लिए वो तलाश चुका है। वेनेजुएला पर वो हमला किया, उसके लिए भी उसके पास एक बहाना था, ड्रग कार्टेल। वरना कोई मुसलमान देश होता तो अब तक उस पर कब का हमला करके उस देश को तबाह बर्बाद कर चुका होता। ईरान पर हमला करने के लिए भी उसने विरोध प्रदर्शनों को अपना सबसे बड़ा बहाना बनाया है। विरोध प्रदर्शनों में कितने लोग मारे गए, कितने गिरफ्तार किए गए, कितनों की हत्या हुई, इस बारे में अमेरिका और ईरान के अलग अलग दावे हैं। वहीं सऊदी अरब ने भी ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को अपना मिलिट्री बेस और एयर स्पेस दोनों को ही इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। यानी बिल्कुल रोक दिया है कि भाई
आपको कुछ भी करना हो, आप हमारा मिलिट्री बेस ना यूज करोगे और ना हमारे आसमानों से गुजर कर ईरान पर हमला करने के लिए जाओगे। पर ये खेल और तमाशे ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, सबको समझ में आने वाला नहीं है। सऊदी ने साफ साफ कह दिया है कि वो इस जंग में नहीं पड़ना चाहता। इसकी एक खास वजह यह है, ईरान ने पहले ही सबको बता दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इसराइल को भी निशाना बनाएंगे और उन तमाम देशों को भी निशाना बनाएंगे जिन देशों ने अपने मिलिट्री बेस, एयर स्पेस या किसी भी तरह से अमेरिका को ईरान पर हमला करने में मदद करी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी खबर में इस बात की तस्दीक भी कर दी है। इसे अलग अलग मीडिया हाउसेस ने भी द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से छापा भी है। तुर्की का अनादोलू एजेंसी भी इस बात की तस्दीक कर रहा है, यानी बता रहा है कि सऊदी, ओमान और कतर ने अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है ताकि मिलिट्री स्ट्राइक को रोका जा सके। सऊदी अरब ने ईरान को भी भरोसा दिलाया है कि किसी भी जंग में वो नहीं पड़ना चाहता और अमेरिका को अपना एयर स्पेस और मिलिट्री बेस इस्तेमाल नहीं करने देगा। खैर, इतना तो वाज़ेह हो चुका है कि अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, अगर उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, तो अमेरिका, इजराइल उन्हें बड़ी आसानी से निशाना बना सकते हैं। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, अगर होते तो शायद इतनी मुसीबत झेलने की नौबत ना आती। रोटी, पानी, दवाई, यहां तक कि एक एक चीज के लिए ईरान को परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका की लगाई पाबंदियों की वजह से ही ईरान की मईशत, ईरान की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, उसके मार्केट, उसके कारोबार सब कुछ चौपट हो चुके हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ईरान में सबसे पहले कारोबारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और इसी विरोध प्रदर्शन में दंगाइयों ने भी घुसपैठ कर ली, जिसके बाद अब अनगिनत लोगों की मौत हो चुकी है। कोई ठीक ठीक आंकड़ा मौजूद नहीं है, फिर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 2000 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी होगी। लेकिन यह आंकड़ा भी पश्चिमी मीडिया की इजाद की हुई है। ईरान ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दे रहा। बस इतना जानकारी जरूर सामने आई है कि 100 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार मारे जा चुके हैं। ईरान कह रहा है कि हथियार तस्करी करके मंगवाए गए और उनके पास ऐसे बहुत से सबूत हैं जिसमें दहशतगर्दों ने अपने एजेंटों को पुलिस और फौज, यहां तक कि प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने का आदेश दिया है और इसी के नतीजे में ईरान के सिक्योरिटी एहलकार और प्रदर्शनकारी मारे जा रहे हैं। वहीं स्टारलिंक का भांडा फूटने के बाद एलॉन मस्क ने बहुत परेशानी झेलने के बाद अब सब्सक्रिप्शन मुफ्त में कर दिया है। हुआ यह कि पहले तो कई सालों से 25-30 हजार या उससे भी ज्यादा स्टारलिंक के रिसीवर डिवाइस, जो स्टारलिंक के सैटेलाइट्स के सिग्नल्स को कैच करते हैं और फिर इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस डिवाइस को पकड़ा गया है। ये तस्करी के जरिए ईरान में लाया गया था और सबको ईरान ने जब्त कर लिया है। अब हो यह रहा है कि जितने लोगों के पास इंटरनेट के ये डिवाइस मौजूद हैं एलॉन मस्क के, स्टारलिंक के, उनको अब सब्सक्रिप्शन के तौर पर रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना पेमेंट किए ही उनका डिवाइस इंटरनेट की खूब सर्विस देगा। मतलब इंटरनेट की फैसिलिटी उन तक बहुत आसानी पहुंच जाएगी। इन्हीं सब चीजों को देखकर और समझकर आप इतना बिल्कुल जान लें कि अमेरिका इसी प्रोटेस्ट को बहाना बनाकर ईरान पर हमला करेगा। फिलहाल आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।